अभी जंग इसलिए छिड़ी क्योंकि यूक्रेन भी नाटो का सदस्य बनना चाहता था 2017 से। लेकिन रशिया का पार्ट है यूक्रेन और रशिया और अमेरिका आपस में इतनी नहीं बनती है उनकी, जिस प्रकार है दुश्मनी है इनकी। आपको मैं एग्जांपल दे सकता हूँ, जैसे कि अगर हम बात करें इंडिया और श्रीलंका की, तो श्रीलंका में अगर बाय चांस पाकिस्तानी फोर्सेस आके बैठ जाएँ, तो क्या इंडिया इंडिया को बौखलाएगा दिक्कत नहीं? होगी। बिल्कुल। तो सेम वही कंडीशन हुई है, जिसके कारण ये युद्ध छिड़ा है। अगर मैं बताऊँ मैंने कैसे बॉर्डर क्रॉस किया है, तो मैं और मेरे साथ कुछ और बच्चे थे जो मेरे ही फ्रेंड्स हैं। हम लोगों ने किसी भी तरीके से बस ये इंश्योर किया कि हम लड़कियों के ग्रुप के साथ ही रहें, कि कैसे भी गेट खुले, हम बस भाग जाएँ। बच्चे बॉर्डर क्रॉस करते-करते मिस हो चुके हैं। मतलब वहाँ पे मिसिंग रिपोर्ट्स आ रही हैं, बच्चों को देखा नहीं जा रहा है आखिर बार। यूएसए की जो एम्बेसी थी कीव में, उन्होंने अपने मेंबर्स, एम्बेसी के मेंबर्स थे, वो शिफ्ट करवा दिए, वहाँ से निकाल दिए थे बहुत पहले ही। क्योंकि अब इतने अगर आप देखिए इतने बड़े लेवल पे इतनी बड़ी-बड़ी कंट्रीज़ ये स्टेप उठा रही थी, तो इंडिया को उठा लेना चाहिए था, क्योंकि ये कोई छोटी बात नहीं हो रही है। सिर्फ यूक्रेन और रशिया के लेवल पे नहीं है, इंटरनेशनल लेवल पे ऑलरेडी ये प्रॉब्लम पहुँच चुकी थी। इंडियन एम्बेसी की तरफ से कब आपको मैसेज आया कि वहाँ पे खतरा है? तो 15 फरवरी को इंडियन एम्बेसी ने एडवाइजरी जारी कर दी थी बच्चों के लिए कि वो ये देश यूक्रेन जो है जितनी जल्दी छोड़कर जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं। जी, हमें बोला गया था कि आप छोड़ के चले जाइए, आप जा सकते हैं। बट ऐसा नहीं है, हमें कन्फर्मेशन ही नहीं बोला गया कि आपको चले जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे दिक्कतें बढ़ रही हैं। मैं सबसे ज़्यादा अभी भी वरीड हूँ, क्योंकि मेरे काफ़ी फ्रेंड्स जो हैं वो यूक्रेन में भी स्टक अप हैं, वहाँ पे फँसे हुए हैं। और मतलब मैं यही चाहता हूँ कि गवर्नमेंट जितनी जल्दी हो सके बाकी लोगों को भी बाकी बच्चों को भी वहाँ से इवैक्यूएट कर पाए। वो तो मैं रोमानिया की सरकार को भी बहुत ज़्यादा मतलब यहाँ पे बोलना चाहूँगा कि उन्होंने बहुत ही हेल्प करी है हमारी, बहुत ही ज़्यादा। क्योंकि उन्होंने ना सिर्फ हमें खाना दिया, मतलब हमें सिम कार्ड प्रोवाइड करी, हमें रहने की जगह दी, वहाँ के लोगों ने इवन अपनी करेंसीज़ बच्चों को बाँटी कि वो खर्च कर सकें। तो यहाँ इतनी अच्छी हॉस्पिटैलिटी और मैं कहीं देख नहीं सकता था जो हम लोगों को मिली। हमारे भारत देश के झंडे का प्रयोग पाकिस्तानियों द्वारा भी किया गया और चाइनीज़ स्टूडेंट्स द्वारा भी किया गया, क्योंकि उन्होंने भी ये देखा कि इंडियन गवर्नमेंट जो है बच्चों की हेल्प कर रही है, बच्चे यहाँ से निकल पा रहे हैं बॉर्डर क्रॉस करने के लिए। क्योंकि मैंने जैसे बताया कि मेन दिक्कत बॉर्डर क्रॉस करने की ही थी, तो उन्होंने बस ये किया कि झंडे का प्रयोग करके किसी भी तरीके से वो बॉर्डर तक पहुँच जाए, बॉर्डर क्रॉस कर लें। काफ़ी बच्चे थे जिनके ऊपर से लोग निकल रहे थे, मतलब इतनी ज़्यादा बुरी हालत थी, और उन्हें भी गार्ड्स को कंट्रोल करने के लिए एयर फायरिंग तक करनी पड़ी। उन्होंने एयर फायरिंग करी बच्चों को स्टॉप करने के लिए। सरकार से यही गुहार लगाऊंगा कि जितने भी बच्चे अभी तक फंसे हैं, चाहे वो सूमी में हो, खार्किव में, कीव में या किसी भी स्टेट में हो यूक्रेन की, प्लीज़ जितना जल्दी हो सके उनको अप्रोच करें और उनको वहाँ से बाहर निकाल सकें। है कि वहाँ पे गैस कनेक्शन भी कट चुके हैं और बहुत जल्दी वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन कट जाएंगे, और जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन कटेंगे सर, वहाँ का वाईफाई, इंटरनेट कनेक्शन सब खत्म हो जाएगा और वो जी बिल्कुल वो अपने पेरेंट्स से तक नहीं कनेक्ट कर पाएंगे। सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगा कि ज़्यादा ठीक है, खुशी सबको होती है वापस लौटने की, पर जश्न इतने लेवल पे ना मनाया जाए कि जो बच्चे वहाँ पे फँसे हुए हैं, उनको ही सरकार या उनको ही आप भूल जाओ। उनको ये लगना लग जाए कि इन्फीरियर वो ना फ़ील करे, उनको ये ऐसा ना लगे कि हम रह गए किसी भी तरीके से। जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं TNN। इस समय हिंदुस्तान के कई परिवारों की समस्या बनी हुई है कि उनके बच्चे जो अभी यूक्रेन में फंसे हुए हैं, क्योंकि वहाँ पर युद्ध चल रहा है रूस का और यूक्रेन का। तो जो बच्चे इंडिया से खासकर पढ़ाई के लिए यूक्रेन गए हुए थे, उनके परिवारों में ये चिंता बनी हुई है कि उनके बच्चे वापस आ जाएं, और जिनके वापस आ रहे हैं वो शुक्र मना रहे हैं। तो अगर बात पंजाब के पठानकोट की करें, तो हमारे साथ इस समय जुड़ चुके हैं बोनी सहगल, जो 5-6 साल से यूक्रेन में मेडिकल की पढ़ाई कर रहे थे, और पिछली रात वो पहुंचे हैं। घर वालों के चेहरों पर जो है मुस्कान वापस लौटी है, क्योंकि पूरा हफ्ता उनका कहना है कि वो सोए नहीं। तो बोनी सहगल हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे बातचीत करेंगे। जी बोनी जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद, आप वापस इंडिया आ सके। जी,
थैंक यू सर। एक्चुअली हमारे लिए पहुंचना बहुत ज़्यादा मुश्किल था यहाँ पे। और मतलब हम कल ही, मतलब मैं वापस पठानकोट पहुंचा हूँ, तो पेरेंट्स भी बहुत वरी थे, पैनिक सिचुएशन में थे। तो लाइक एक्चुअली गवर्नमेंट का भी थैंक्स इस चीज़ के ऊपर कि उन्होंने जितनी जल्दी हमें इवैक्यूएट कर पाए। लेकिन एक्चुअली मैं सबसे ज़्यादा अभी भी वरिड हूँ, क्योंकि मेरे काफ़ी फ्रेंड्स जो हैं वो यूक्रेन में भी स्टक अप हैं, वहाँ पे फंसे हुए हैं। और मतलब मैं यही चाहता हूँ कि गवर्नमेंट जितनी जल्दी हो सके बाकी लोगों को भी, बाकी बच्चों को भी वहाँ से इवैक्यूएट कर पाए। जी। सबसे पहले मैं यही पूछूंगा कि हालात है क्यों ऐसे, युद्ध क्यों हुआ, किस बात से हो, कुछ इस बारे में नॉलेज है? जी। अगर न्यूज़पेपर्स आप वहाँ पे पढ़ते होंगे तो हालात तो पता होंगे, किस कारण क्या है युद्ध का? सर कारण ये था कि मतलब अगर आपने सुना हो, एक नाटो नाम की ऑर्गेनाइजेशन, मतलब एक है जी। जिसमें 30 देश आते हैं। बिल्कुल। और उनका ये है कि जहाँ जितने भी 30 देश हैं, इनमें से अगर किसी भी एक देश के ऊपर, जिसमें अमेरिका भी इसमें शामिल है, ये कहता है कि अगर किसी भी एक देश के ऊपर कोई भी अटैक करता है या वॉर करता है, वॉर जंग छिड़ जाती है, तो बाकी के 29 देश, बाकी के सभी देश उस सामने वाले देश के ऊपर अटैक कर देंगे, सब मिलकर। तो अभी जंग इसलिए छिड़ी क्योंकि यूक्रेन भी नाटो का सदस्य बनना चाहता था 2017 से। ठीक है। लेकिन रशिया का पार्ट है यूक्रेन, और रशिया और अमेरिका आपस में इतनी नहीं बनती है उनकी, जिस प्रकार है दुश्मनी है इनकी। तो जिसके कारण क्या हुआ कि रशिया ने बहुत पहले एक मिन्स्क एग्रीमेंट नाम का एक एग्रीमेंट हुआ था, जो इन्होंने साइन किया था, और उसमें इन्होंने बोला था कि बेलारूस देश जो है और जो यूक्रेन देश है, ये कभी भी नाटो को ज्वाइन नहीं करेंगे। जी। तो लेकिन यूक्रेन की जनता भी चाहती थी वहाँ की कि मतलब हम भी नाटो का एक सदस्य बन पाएँ। जी, तो जिसके कारण वहाँ का प्रेसिडेंट दोबारा चेंज किया गया। जो पहले प्रेसिडेंट था यूक्रेन का, वो रशिया के फ़ेवर में था, वो प्रो रशियन था, जिसके कारण उसको हटा दिया गया। बाद में जो अभी का प्रेसिडेंट है ज़ेलेंस्की, वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की, वो इसीलिए चुना गया था कि वो कहीं न कहीं यूक्रेनियंस की कंडीशन को सुधारेगा। मे बी वो नाटो में हम लोगों को जॉइन करवाएगा कैसे भी। लेकिन आप खुद ही देख लीजिए, रशिया का पार्ट है यूक्रेन, चाहे वो उससे टूटकर अलग हुआ है, लेकिन कोई भी देश अपने से मतलब जो देश है, मतलब साथ का देश है, वो ये नहीं चाहेगा कि वहाँ पे सामने वाले दुश्मन के मिलिट्री फोर्सेस आकर, किसी और देश की मिलिट्री फोर्सेस आकर वहाँ पे बैठे, क्योंकि वो उसके लिए खतरा होगा। आपको मैं एग्जांपल दे सकता हूँ, जैसे कि अगर हम बात करें इंडिया और श्रीलंका की, तो श्रीलंका में अगर बाय चांस पाकिस्तानी फोर्सेस आके बैठ जाएं, तो क्या इंडिया बौखलाएगा नहीं? बिल्कुल। तो सेम वही कंडीशन हुई है, जिसके कारण ये युद्ध छिड़ा है। जी। हालात कब खराब हुए? क्योंकि आप पिछले 5-6 साल से वहाँ पे पढ़ रहे हैं, तो आपको कब लगा कि अब हालात जो हैं वो खराब होने वाले हैं? या फिर इंडियन एम्बेसी की तरफ से कब आपको मैसेज आया कि वहाँ पे खतरा है? सर हालात ख़राब होने लग गए थे, आप समझ लीजिए जनवरी में ही कहीं न कहीं हमें अंदाज़ा था इस चीज़ का। तो लेकिन इतना इम्पैक्ट नहीं था, इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं था उस चीज़ का। लेकिन जैसे ही हमें इस चीज़ के बारे में थोड़ा और जानकारी मिलने स्टार्ट हुई, जैसे भी प्रॉब्लम्स बढ़ती चली गई, तो 15 फरवरी को इंडियन एम्बेसी ने एडवाइज़री जारी कर दी थी बच्चों के लिए कि वो ये देश यूक्रेन जो है जितनी जल्दी छोड़कर जाना चाहते हैं, वो जा सकते हैं। जी, हमें बोला गया था कि आप छोड़ के चले जाइए, आप जा सकते हैं। बट ऐसा नहीं, हमें कन्फर्मेशनली नहीं बोला गया कि आपको चले जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे दिक्कतें बढ़ रही हैं। तो हम उसी ही मतलब कन्फ्यूज़न में रह गए, क्योंकि अगर आप बाकी एम्बेसीज़ को भी देख लीजिए, यूएस की, जर्मनी की, यूके की, बाकी और कंट्रीज़ की, फ्रांस की, और उन्होंने यही बोला कि अपने सिटिज़न्स को कि अपने ये जो देश है यूक्रेन, जितनी जल्दी हो सकता है आप छोड़ दीजिए। क्योंकि हम अभी ही आपको बोल रहे हैं, बाद में दिक्कतें बढ़ जाएगी, आपको ये छोड़ दीजिए। इवन एम्बेसी जो थी यूएसए की, जो एम्बेसी थी कीव में, उन्होंने अपने मेंबर्स, एम्बेसी के मेंबर्स थे, वो शिफ्ट करवा दिए, वहाँ से निकाल दिए थे बहुत पहले ही। क्योंकि अब इतने, अगर आप देखिए इतने बड़े लेवल पे इतनी बड़ी-बड़ी कंट्रीज़ ये स्टेप उठा रही थी, तो इंडिया को उठा लेना चाहिए था, क्योंकि ये कोई छोटी बात नहीं हो रही है। ये सिर्फ़ यूक्रेन और रशिया के लेवल पे नहीं है, इंटरनेशनल लेवल पे ऑलरेडी ये प्रॉब्लम पहुँच चुकी थी। तो इसीलिए हमें बस यही रहा कि अगर एम्बेसी हमें टाइमली ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देती, तो मेबी सारे बच्चे ऑलमोस्ट बहुत ही पहले अपने एयर टिकट्स करवा के अपने-अपने वतन वापस पहुँच जाते। अब हालात कैसे हैं वहाँ पे? क्योंकि आप तो आ चुके हो। बहुत सारे बच्चे जो अभी भी फँसे हुए हैं, बहुत सारे लोग फँसे हुए हैं। तो अब के हालात आपको क्या, जब आप छोड़ के आए थे कैसे थे, और अभी अगर किसी से कॉन्टैक्ट हो रहा है तो क्या आपको लग रहा है कि कैसी कंडीशन? मैं आपको बताता हूँ,
अभी हम मेरे कुछ काफ़ी फ्रेंड्स हैं जो हुँ, दूसरे स्टेट्स में पढ़ रहे हैं, हुँ, यूक्रेन के ही। हुँ, जैसे खार्किव था या कीव था, कीव तो कैपिटल है। वहाँ हुँ, पे भी अगर आप देखेंगे बहुत ज़्यादा बमबारी स्टार्ट हुई थी। हुँ, हमारे भी यहाँ जिस जगह पे मैं रहता था, वहाँ पे भी एयरपोर्ट डैमेज कर दिए गए थे बमबारी से। हुँ, लेकिन क्योंकि कैपिटल है कीव, उनका रशिया जितनी जल्दी कैपिटल को कब्ज़ा कर लेगी तो उतना उसके लिए आसान रहेगा यूक्रेन बिल्कुल। को कब्ज़ा कर। हुँ, जी, लेकिन जो हमारे फ्रेंड्स हैं, चाहे वो कीव में हो, खार्किव में हो, सूमी में हो, सूमी के लिए मैं ज़्यादा थोड़ा कंसिडर करूँगा इस चीज़ को, क्योंकि वो ऑलरेडी मतलब रशिया के बॉर्डर को ही टच करती है, ईस्टर्न साइड पर है। हुँ, तो वहाँ के जो बच्चे हैं वो बार-बार वीडियोज़ बना के भेज रहे भेज हैं, रहे हैं बिल्कुल। जी, कि गवर्नमेंट जो है प्लीज़ उनकी हेल्प करे, हुँ, क्योंकि उनके लिए भी ईस्ट से वेस्ट को ट्रैवल करना, पूर्व से पश्चिम ट्रैवल करना आसान नहीं है, हुँ, क्योंकि ऑलरेडी जो ट्रांसपोर्टेशन है वो वहाँ पे प्रभावित हो चुकी है, जिसके हुँ, कारण वो मतलब ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाएँगे हुँ। इतने ल क्या स्थिति जी। ट्रांसपोर्ट की क्या स्थिति है? सर, ट्रांसपोर्टेशन में अगर मतलब ट्रेन्स और बसेस, अगर टैक्सी वगैरह का देखा जाए तो अभी काफ़ी उस पे भी प्रभाव आया है, हुँ, क्योंकि यूक्रेनियंस जो हैं वो यही प्रेफ़र कर रहे हैं कि वो किसी भी तरीके पहले से खुद निकल जाएँ। खुद निकल जाएँ उस हुँ, जगह से। तो इस तरीके से जो बच्चे हैं उनको सीट नहीं मिल पा रही है, उनको जगह नहीं मिल पा रही है, जिसके कारण वहाँ पे रेसिज़्म काफ़ी दिखाया जा रहा है इस चीज़ हुँ, के ऊपर, कि ये ब्लैक हैं या फिर कुछ किसी भी ये गोरे हैं या काले हैं किसी भी कारण, तो उन्हें वो चलती ट्रेन से या मतलब चलने मतलब बैठने से भी मना कर रहे मना हैं, वो कर रहे उतार रहे हैं उनको। हैं। हुँ, तो इसके कारण बच्चों के पास ऑलरेडी वैसे भी मनी नहीं है, हुँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा दिक्कत थी पहले भी बैंक्स वगैरह में। हुँ, तो इसीलिए उन्होंने क्या करा, अपने जितने भी गैजेट्स थे, वो सब बेचने चालू कर बेच दिए उन्हीं को, कि एटलीस्ट बस उनको एक सीट प्रोवाइड कर दें, किसी भी तरह कैसे वो से वो बाहर निकल जाएँ। सेफली वहाँ से ट्रैवल कर लें। हुँ, जी, लेकिन अभी अभी जो मतलब जो न्यूज़ आ रही है, हम जो कॉन्टैक्ट्स में हैं, बच्चों के टच में जो ऑलरेडी वहाँ पर हैं, वो यही बोल रहे हैं कि भैया, या जो भी मेरे जूनियर्स हैं, कि अब तो ट्रांसपोर्टेशन भी बंद हो चुकी है, हमारे हुँ, लिए कोई रास्ता नहीं है वहाँ से यहाँ ट्रैवल करने के लिए। हुँ, तो आप प्लीज़, आप पहुँच चुके हैं, आप मीडिया के ज़रिए जैसे आप मेरे सामने बैठे हैं, तो मैं यही गुहार लगाऊँ सरकार से कि किसी भी तरीके से वो प्लीज़ उन फँसे हुए बच्चों को बच्चों को बिल्कुल। हेल्प कर सकें, क्योंकि हुँ, बॉर्डर क्रॉस करना सिर्फ़ कह देना बहुत आसान है, ईज़ी लेकिन करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आपके लिए एक टोटली नई कंट्री है जहाँ पे आपको क्रॉस करके जाना है, और हुँ, वो प्रोसेस इतना आसान नहीं होता है। हुँ, वो तो मैं रोमानिया की सरकार को भी बहुत ज़्यादा मतलब यहाँ पे बोलना चाहूँगा कि उन्होंने बहुत ही हेल्प मतलब किया हेल्प बिल्कुल। करी है हमारी, बहुत ही ज़्यादा। क्योंकि उन्होंने ना सिर्फ़ हमें खाना दिया, मतलब हमें सिम कार्ड प्रोवाइड करी, हमें रहने की जगह दी, हुँ, वहाँ के लोगों ने इवन अपनी-अपनी करेंसीज़ बच्चों को बाँटी हुँ, कि वो खर्च कर सकें। हुँ, तो यहाँ इतनी अच्छी हॉस्पिटैलिटी और मैं कहीं देख नहीं नहीं सकता था जो हम लोगों को मिली। हुँ, लेकिन बाकी बच्चे जो ऑलरेडी वहाँ पे फँसे हैं, सबसे ज़्यादा मेन मुद्दा यही है कि किस तरीके से वो बॉर्डर क्रॉस किया जाए। हुँ, क्योंकि इतना ज़्यादा रश है, इतना ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम है वहाँ पे, कि बॉर्डर क्रॉस करना भी बहुत दिक्कत है। क्योंकि मैं आपको इस तरीके से बता सकता हूँ कि जब मैं क्रॉस कर रहा था। मैं वही पूछने वाला था कि प्रोसेस क्या है? कैसे जी। बॉर्डर तक पहुँचे या कैसे बॉर्डर जो बाकी बच्चे भी कैसे क्रॉस करें? सर, बॉर्डर क्रॉस करने के लिए सबसे पहले तो जब हमने अपनी सिटी से एक प्राइवेट बस करवाई थी, हुँ, इवैनो से, और वो बस हमें बॉर्डर से 15 किलोमीटर पहले उतार गई थी। हुँ, उसके बाद 15 किलोमीटर तक का सफ़र हमने पैदल ही सफ़र तय किया, हुँ, और जब हम बॉर्डर पे पहुँच गए, तो बॉर्डर पे पहुँचकर हमने ये देखा कि ऑलमोस्ट मतलब जब वहाँ पे रात हो चुकी थी, हमें शाम को ही हम पहुँचे हैं। हमने ये देखा कि वहाँ पे वो बच्चे भी हैं जो पिछले 2 या 3 दिन से वहाँ पे वेट कर रहे हैं, फँसे और पड़े हैं। अभी जी, और अभी तक वो बॉर्डर नहीं क्रॉस कर पाए। हुँ, इतना रश था। और ये भी था कि जब हम पहुँचे, तो वहाँ के मतलब जो गार्ड्स थे बॉर्डर के उस पार, उन्होंने ये बोला था कि हम प्रेफ़रेंस देना चालू कर देंगे। हुँ, पहले महिलाएँ और बच्चे, हाँ, बूढ़े हैं जो लोग, हुँ, जो कपल्स हैं, कैटेगराइज़ कर जी, देंगे। कैटेगराइज़ कर दिया गया कि हुँ, छोटे बच्चे हैं, पहले उनको निकाला जाएगा। हुँ, और वो ठीक भी था, क्योंकि ये चीज़ इंसानियता के इंसानियत बिल्कुल। बिहाफ़ पे बिल्कुल ठीक है। हुँ, तो उन्होंने पहले छोटे बच्चों को और बूढ़े लोगों को निकालना स्टार्ट किया। लेकिन बाद में फिर ये भी हो गया कि जो बच्चे हैं, अब हुँ, इंडियन स्टूडेंट वहाँ पे बहुत था। इंडियन तो था, अफ्रीकन्स थे वहाँ पे, इजिप्ट के बच्चे थे, हुँ, और बहुत पॉलिश बच्चे थे, और बहुत कंट्रीज़ के थे बच्चे। तो उनको लिए ये बोला गया कि सबसे पहले लड़कियों को निकाला जाएगा और हुँ, लड़के बाद में। तो अब लड़कियों को निकालने का भी एक प्रोसेस था कि हुँ, इस कंट्री की लड़कियाँ पहले निकाली जाएँगी, फिर अच्छा, उस कंट्री की, फिर उस अब कंट्रीज़ तो बहुत सारी हैं जो हुँ, बच्चे वहाँ पे हैं। बिल्कुल। तो इस प्रकार से लड़कियाँ तो मतलब ट्रैवल मतलब जो क्रॉस करना था बॉर्डर वो तो कर रही थी, लेकिन उनमें भी डिले हो रहा था, और हुँ, लड़कों की बात तो आप छोड़ ही दीजिए, क्योंकि हम लोग तो बहुत ही पीछे। पीछे थे। जी, इस बिहाफ़ पर। तो हमने अगर मैं बताऊँ मैंने कैसे बॉर्डर क्रॉस किया है, तो मैं और मेरे साथ कुछ और बच्चे थे जो मेरे ही फ्रेंड्स हैं। हम लोगों ने किसी भी तरीके से बस ये इंश्योर किया कि हम लड़कियों के ग्रुप के साथ ही रहें, कि हुँ, कैसे भी गेट खुले, हम बस भाग जाएँ। भाग क्योंकि जाएँ। हमें कोई मतलब प्रोसीज़र नहीं चल रहा था वहाँ पे हुँ, निकालने का।
कि आ जाइए, पासपोर्ट दिखाएँ और ये हम्म, सब देखा जाए, नहीं, अब बस भाग के जिसकी निकल बारी जाओ। आ रही थी वो जिसकी बारी आ रही, जैसे ही गेट खुल रहा है, धक्का-मुक्की के कारण मैं आपको खुद बता रहा हूँ, जब गेट खुला, जब मैंने बॉर्डर क्रॉस किया, तो मेरे ऊपर से काफ़ी लोगों ने टाप कर बॉर्डर क्रॉस किया। अच्छा क्रॉस करके चले गए जी, आप। मुझे और भी काफ़ी बच्चे थे जिनके ऊपर-ऊपर से लोग निकल रहे थे, मतलब इतनी ज़्यादा बुरी हालत थी, दिक्कत थी। और उन्हें भी गार्ड्स को कंट्रोल करने के लिए एयर फायरिंग तक करनी पड़ी। उन्होंने एयर फायरिंग करी बच्चों को स्टॉप करने के लिए। वहाँ पे एक तरीके का मतलब माहौल बनाया गया कि शांति का, क्योंकि आराम से उनके लिए काम भी हो जाए, मुश्किल था। उनके लिए जी, भी संभालना मुश्किल हम था। मैं यही नहीं कहूँगा कि हम लोगों को कोई प्रॉब्लम थी, उनके लिए भी मुश्किल था, क्योंकि इतना ज़्यादा मतलब बच्चों को सेफ़ली पैसेज करवाना ये कोई आसान त बात तो है नहीं। तो उन्होंने भी काफ़ी उनके लिए भी मुश्किल था, और मेबी इस कारण उन्होंने एयर फायरिंग करी। जी। जी। अ, तिरंगे की बात मीडिया में बहुत चल रही है कि यूक्रेन में अगर तिरंगा लेके चल रहे हैं तो काफ़ी हद तक सेफ्टी है। वो क्या कॉन्सेप्ट है उसके बारे में बताइए? सर, तिरंगा का ये था कि अपने भारत देश का तिरंगा इतना काम आया है, ना सिर्फ़ हमारे लिए, हुँ। क्योंकि हमने जो हमारी बस थी, जो हमें बॉर्डर तक लेके जा रही थी, उस पे भी हमने तिरंगा लगाया था। वो इसीलिए था कि आगे जाकर अगर हमें कोई भी रशियन फ़ोर्स मिल जाती है, तो वो ये हुँ। देख ले कि हम इंडियंस हैं, इंडियंस हैं। हमारे पास पासपोर्ट अवेलेबल है, हमारे पासपोर्ट वो देख सकते हैं और हुँ। हमें जाने दें, हमें कोई दिक्कत ना हो। तो इसीलिए था। और लेकिन इस झंडे का प्रयोग, हमारे भारत देश के झंडे का प्रयोग पाकिस्तानियों द्वारा भी किया गया और चाइनीज़ स्टूडेंट्स द्वारा भी किया गया, हुँ। क्योंकि उन्होंने भी ये देखा कि इंडियन गवर्नमेंट जो है बच्चों की हेल्प कर रही है, बच्चे यहाँ से निकल पा रहे हैं बॉर्डर क्रॉस करने के लिए। क्योंकि मैंने जैसे बताया कि मेन दिक्कत बॉर्डर क्रॉस करने की ही थी, तो उन्होंने बस ये किया कि झंडे का प्रयोग करके किसी भी तरीके से वो बॉर्डर तक पहुँच जाए, बॉर्डर क्रॉस कर लें। हुँ। उसके बाद तो चाहे वो रोमानिया पहुँचते या पोलैंड या हंगरी या फिर मोल्डोवा, आना कहीं पे भी ईज़ी हो पहुँचते। जाता है। जी, बिल्कुल, आगे का सफ़र उनका भी ईज़ी है, वो चाहे वहाँ से बुक कर लें अपनी फ्लाइट से, कुछ किसी भी तरीके से आगे जा सकते हैं हुँ। अपने-अपने कंट्री। एक मेन सवाल ये है कि यहाँ से स्टडी करना बच्चों के लिए चाहे वो मेडिकल है, चाहे वो इंजीनियरिंग है, यूक्रेन जाना और फिर ऐसे हालात होना और आगे का फ्यूचर क्या? ये दोनों सवाल मैं एक साथ पूछ रहा हूँ क्योंकि यहाँ से जाना मजबूरी क्यों थी और वहाँ पे जाके अब लड़ाई के बाद क्या फ्यूचर रहने वाला है? जो बच्चे वहाँ पे पढ़ रहे थे या पढ़ रहे हैं या फिर जिन जैसे आपकी डिग्री पूरी होने वाली है। तो ये दोनों सवाल एक साथ। सर, पहला सवाल जो आपका है कि यहाँ से हम गए ही क्यों, हमने यूक्रेन प्रेफ़र ही क्यों किया? हुँ। वो यही था कि मतलब इंडिया में, भारत में हमारे मेडिकल सीट्स जो हैं, हमारे को डॉक्टर्स की बहुत ज़रूरत है। अगर हुँ। आप आईएमए की रिपोर्ट भी देखें, तो बिल्कुल। उसमें उन्होंने साफ-साफ बोला है कि डॉक्टर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हुँ। इंडिया में। लेकिन पता नहीं, इतनी सीट्स अवेलेबल नहीं रहती है। अब मैं क्या ही बोलूँ, करप्शन हुँ। है या क्या है, पॉलिटिक्स है ये सब। बहुत लेक सारे पैसे लगते हैं। जी, जी, बहुत ज़्यादा पैसे लगते हैं। 50 लाख से 1 करोड़, कहीं-कहीं 1.5 करोड़, ये मेरे को नहीं पता, हर एक कॉलेज का अपना-अपना क्राइटेरिया है, किसी भी तरीके से वो लेते हैं। बट हुँ। इतना पैसा लगता ही है, हुँ। एक एमबीबीएस सीट के लिए। ठीक तो है। हमारे लिए यही था कि हम यूक्रेन नहीं तो कोई भी रशिया ही हो जाता, बाहर की कंट्रीज़ हम देख रहे थे जाने से पहले। हुँ। लेकिन हमें ये पता चला कि यूक्रेन में जो मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो गवर्नमेंट बेस्ड हैं, वहाँ पे कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी है नहीं। हुँ। तो जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो हमारे लिए ये भी हो जाता कि हम गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं। और दूसरा हमारे लिए ये भी था पॉइंट कि नो डाउट पैसे का फ़र्क पड़ता है वहाँ पे। कॉस्ट ऑफ लिविंग डिपेंड करती है आप कैसी सिटी में रह रहे हैं। है, अगर बड़ी सिटी में हो, कैपिटल में हो, तो भई खर्चा तो ज़्यादा आएगा, होगा। बिल्कुल। लेकिन मैं अगर इवानो की बात करूँ, तो आप समझ लीजिए यूक्रेन का गाँव है, तो इतना ओके। कॉस्ट ऑफ लिविंग नहीं था। था, नो डाउट, लेकिन आपके ऊपर भी डिपेंड करता है आप किस तरीके से वहाँ पे खर्चा करते हैं। वो जी, ठीक है, बिल्कुल। बिल्कुल सही बात। तो हमारे जो मतलब एक 2 ही मेन कारण थे। एक तो हम गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में भी पढ़ लेते, और दूसरा ये था कि हमारा खर्चा जो खर्चा इंडिया में लगता है बहुत ज़्यादा, हुँ, उससे कंपैरेटिवली उससे कम हो कम। जाता। जी। अब फ्यूचर क्या है जो बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं या फिर जैसे आपकी डिग्री पूरी होने वाली है, अब आपका फ्यूचर आपको क्या लग रहा है? सर, जैसे मैं अपनी बात बताऊँ, मेरे तो 2 सिर्फ़ 2 ही महीने रह गए थे मुझे डिग्री मिलने के, क्योंकि मेरे 5 साल 10 महीने पूरे हो चुके थे। हुँ। तो मैंने भी वापस आते समय अपनी डीनरी से, अपने इंस्टीट्यूशन से ये लिखत में लिखवा लिया था कि हुँ। एक एज़ अ प्रूफ़ कि मतलब मैं इस यूनिवर्सिटी में पढ़ा हूँ, हुँ। और इतना टाइम पीरियड मेरा निकल चुका है, जिस पे उनकी स्टैम्प और उनका साइन लग गया था। तो आगे अगर जैसे मैं इंडिया आया हूँ, तो मुझे आगे कभी भी ज़रूरत पड़ती है, तो मैं उस चीज़ को यूज़ कर सकूँ। हुँ। और बाकी बात बची फ्यूचर के लिए, तो अभी-अभी मेरे को ये भी सुनने में आया है कि सरकार, इंडिया की जो सरकार है, गवर्नमेंट है, उन्होंने, एनएमसी है, उन्होंने यही बोला है कि जो भी बच्चे लास्ट ईयर के थे, जो फँस कर आए हैं, जो वॉर के कारण या कोविड के कारण, कुछ किसी भी कारण जो सिचुएशन चल रही है यूक्रेन और रशिया के बीच में भी फिलहाल, हुँ। उसके कारण जो अपने-अपने वतन वापस लौटे हैं, हम उनके लिए इसके ऊपर विचार करेंगे कि वो बच्चों को मतलब इंडियन कॉलेजेस में सीट देंगे, जिसके कारण वो अपनी इंटर्नशिप लास्ट ईयर की यहाँ पे कंप्लीट कर कर लें। सकते हैं। जी, हुँ। कंप्लीट कर सकते हैं, इसके ऊपर अभी विचार किया जा रहा है मतलब।
अंत में अगर मैं 2 लाइनों में कहूँ तो अपील क्या करना चाहोगे जनता को, सरकार को या फिर रशिया या यूक्रेन को? क्या अपील करना चाहोगे? सर, अपील सबसे पहली ये है कि जो भी बच्चे वापस आ रहे हैं, जैसे वो मीडिया के थ्रू, आपके थ्रू बात कर पा रहे हैं, सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगा कि ज़्यादा ठीक है, खुशी सबको होती है वापस लौटने की, पर जश्न इतने लेवल पे ना मनाया जाए कि जो बच्चे वहाँ पे फँसे हुए हैं, उनको ही सरकार या उनको ही आप भूल जाओ। उनको ये लगना लग उन जाए कि इन्फीरियर वो ना फ़ील करें, उनको ये ऐसा ना लगे कि हम रह गए किसी भी तरीके से। तो मैं सबसे पहले तो सरकार से यही गुहार लगाऊँगा कि जितने भी बच्चे अभी तक फँसे हैं, चाहे वो सूमी में हो, खार्किव में, कीव में या किसी भी स्टेट में हो यूक्रेन की, प्लीज़ जितना जल्दी हो सके उनको अप्रोच करें और उनको वहाँ से बाहर निकाल सकें। क्योंकि कंडीशन इतनी ज़्यादा वर्स है, क्योंकि मेरे को ये भी पता चला है कि वहाँ पे गैस कनेक्शन भी कट चुके हैं और बहुत जल्दी वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन कट जाएँगे। और जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन कटेंगे सर, वहाँ का वाई-फाई, इंटरनेट कनेक्शन सब खत्म हो जाएगा पूरी दुनिया से और वो डिस्कनेक्ट हो जाएगी जी, वो कंट्री। बिल्कुल, वो अपने पेरेंट्स से तक नहीं कनेक्ट कर पाएँगे। इतनी ज़्यादा बदतर कंडीशन थी वहाँ पे कि बच्चे बॉर्डर क्रॉस करते-करते मिस हो चुके हैं। मतलब वहाँ पे मिसिंग रिपोर्ट्स आ रही हैं, बच्चों को देखा नहीं जा रहा है आखिर बार। तो मैं बस यही कहूँगा कि जितनी जल्दी बच्चों को अप्रोच कर सकते हैं, उनके सेफ पैसेज के लिए उनको जितनी जल्दी हो सकते हैं वो बाहर निकालें। और बाकी जो रही बात यूक्रेन और रशिया के लिए, हमारे लिए सर यूक्रेन भले ही एक जन्मभूमि नहीं रही हो, लेकिन ये एक ऐसी भूमि थी जहाँ पे हम मतलब लर्न करें, ग्रो करें और एक तरीके से हम मैच्योर भी हुए हैं। और हमने मतलब वो होता है ना, एक नॉन जजमेंटल एनवायरनमेंट हमें प्रोवाइड किया गया, जहाँ पे हम खुद अपने डिसीजंस ले पाते और बड़े हुए हैं। तो एक कहीं न कहीं वो मतलब इमोशंस रहते ही, अटैचमेंट रहती ही है, चाहे वो किसी भी देश के हो जहाँ पे आपने 6 साल निकाले हैं। तो अभी जैसा भी कंडीशन है, हम तो बस यही है कि प्रे ही कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा कि जितनी जल्दी कंडीशंस सेटल हो सकती हैं, वॉर ये ख़त्म हो और मतलब सभी लोग सेफ हों, ज़्यादा दिक्कत ना हो। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर, थैंक यू। जहाँ पर यूक्रेन में बच्चे इस समय जो फंसे हुए हैं वो दिक्कत में हैं, वो परेशानी में हैं और जो आ गए हैं उन बच्चों के चेहरों पर, उनके माँ-बाप के चेहरों पर मुस्कान है, खुशी है, तसल्ली है कि उनका जो बच्चा, उनका जो घर का चिराग है वो वापस आ चुका है। लेकिन इसके पहले के हालात जो बच्चों ने वहाँ पर झेले हैं, उससे ज़्यादा कहीं तकलीफ में माँ-बाप भी रहे हैं। बोनी सहगल के पिताजी हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सहगल साहब, जो स्टार्टिंग के 6-7 दिन थे, जब आपको पता चला कि वहाँ पे हालात बिगड़ चुके हैं और बोनी जो है वो यूक्रेन में फँसा हुआ है, तो कैसे बीते वो 6-7 दिन? सर वो जो 6-7 दिन थे, हम सो नहीं पाए बिल्कुल। साफ बात ये है कि हमने उस टाइम रात को नींद वाली गोली खाते थे और सोते थे और दिन रात दुआ करते थे किसी तरह के हमारा बच्चा घर आ जाए। हमारा ना आ जाए भी, बाकी भी जो बेचारे माँ-बाप बैठे हैं, सभी घर आ जाए। तो ऊपर वाले ने मेहर कर दी। कुछ आप लोगों ने मदद की काफ़ी ज़्यादा, मीडिया ने बहुत काम किया, मोदी जी ने बड़ा अच्छा काम किया। सो बच्चे घर आ गए, हम तो बहुत खुश हैं जी। किस तरह से जब आपको पता चला, कोई अप्रोच किया आपने कहीं मिनिस्ट्री लेवल से या फिर कहीं कोई लेटर डाला हो या मेल डाली हो या फ़ोन किए हों कि हमारी हेल्प की जाए, हमारा बेटा ऐसे-ऐसे फँसा है? सर ऐसे मीडिया ही आपका जो है वो ही करता था सब काम। हमारी तो ये था कि हम 2, 4, 5,000 किलोमीटर कार चला के जा सकते थे, ये कर सकते। वहाँ पर तो हम अप्रोच कुछ कर ही नहीं सकते थे। हमारे हाथ में कुछ नहीं था सिवाय भगवान के दुआ के लिए, और कुछ नहीं था। तो अब आप गवर्नमेंट से क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि बहुत सारे बच्चे बोनी जैसे वहाँ पर अभी फँसे पड़े हैं। सर गवर्नमेंट से हाथ जोड़ के बेनती है कि इस मुहिम को थोड़ा तेज़ किया जाए। जो बच्चे लापता हैं उनके बारे में देखा जाए, बॉर्डर पे थोड़ा रेस्ट की जाए और उन बच्चों को घर लाया जाए। बहुत बुरी हालत होती है माँ-बाप की। कहने में और सुनने में बड़ा फ़र्क आता है। तो काइंडली उनको किसी तरीके से भारत वापस लाया जाए। बहुत-बहुत शुक्रिया और बहुत-बहुत मुबारकबाद आपको। थैंक यू वेरी मच। इस सारे प्रकरण में एक बात सामने आती है कि सबसे पहले तो हमारे बच्चे जाते क्यों हैं? मजबूरी है। गवर्नमेंट को सोचना पड़ेगा कि इन बच्चों के लिए क्या किया जा सकता है कि वो ऐसी कंट्रीज़ में ना जाएँ। कंट्रीज़ हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वहाँ पर पहले हालात ऐसे नहीं थे, बन गए। किसी भी कंट्री में बन सकते हैं। लेकिन अगर अपने देश में ये सब फैसिलिटीज़ मिलें, तो बच्चे बाहर ना जाएँगे। दूसरी बात देखने में ये मिली है कि जो भारत के रूस के साथ पुराने रिलेशन थे, वो कहीं न कहीं इंडियंस के लिए काम आए हैं, क्योंकि जैसे बोनी ने बताया कि तिरंगा बहुत काम किया वहाँ पे, इंडियंस के लिए नहीं, चाइनीज़ के लिए भी और पाकिस्तानियों के लिए भी। और तीसरी बात ये है कि हमारी गवर्नमेंट कहीं न कहीं पीछे रह गई है बाकी बच्चों को लाने में। मुकाबला अगर करें हम बाकी कंट्रीज़ का, जैसे बोनी ने बताया कि जर्मनीज़ हों, चाइनीज़ हों, अदर कंट्रीज़ हों,
उन्होंने अपने बच्चे जो हैं टाइम रहते जो बुलवा लिए और जो अब फंसे हैं वो भी धीरे-धीरे जा रहे हैं। और कहीं न कहीं इंडियन गवर्नमेंट को चाहिए था कि इन चीज़ों के बारे में पहले से सोच लेते। लेकिन अगर बात पठानकोट की करें तो सहगल साहब के घर में इस समय खुशी है क्योंकि उनका बेटा जो है वो घर वापस आ चुका है। कैमरामैन मुनीश के साथ संजीव मगोत्रा, TNN, पठानकोट।